नमस्कार, मैं आरती सिंह। देख रहे हैं आप न्यूज 11 भारत और खबरों में सबसे पहले बात आज सबसे खास खबर की, आम बजट की। जी हां, देश का बजट आज पेश करने वाली हैं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और थोड़ी देर बाद केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होने वाली है और इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको उस वक्त की दिखा रहे हैं जब केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण निकली राष्ट्रपति भवन जाने के लिए। बजट पेश करने से पहले राष्ट्रपति से मुलाकात करने के लिए निकली थी। ये उस वक्त की तस्वीरें। 11 बजे संसद में पेश किया जाएगा आम बजट और देश भर की निगाहें बजट पर टिकी, केंद्रीय वित्त मंत्री पर टिकी कि क्या इस बार खास, क्या आम लोगों को राहत मिलेगी, क्या कुछ रहेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करने वाली हैं बजट। थोड़ी देर में पहले केंद्रीय कैबिनेट की बैठक और उसके बाद संसद में पेश करेंगी बजट। और चलिए, आपको तस्वीरें हम लगातार दिखाते रहेंगे, अपडेट्स कराएंगे। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होने वाली है और बैठक के बाद संसद में बजट पेश किया जाएगा। इससे थोड़ी देर पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहुंची राष्ट्रपति भवन मुलाकात के लिए। और आम बजट पर देश भर की निगाहें टिकी हुई हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 11 बजे बजट पेश करेंगी और उससे पहले 10:30 बजे केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होनी है। आज देश भर की नजरें वित्त मंत्री पर टिकी होंगी। वो लोकसभा में वित्त वर्ष 2021-22 का आम बजट पेश करेंगी। इसे 11 बजे पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ये तीसरा बजट होगा और इस बजट में पहले ही कई परंपराएं टूट चुकी हैं। ये कई मायनों में ऐतिहासिक होने वाला है। इस बार का बजट कई मायनों में खास रहने वाला है। जिस तरह से पहले ही बताया गया है कि ये बजट अभूतपूर्व होने वाला है, लेकिन झारखंड को भी इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। क्या कुछ उम्मीदें हैं, हम जुड़ते हैं अपने सहयोगी, रांची से जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी अजय लाल और देवघर से जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी मनीष। पहले अजय का रुख कर लेते हैं। अजय, देखिए, बहुत उम्मीदें हैं झारखंड को भी इस आम बजट से। जब निर्मला सीतारमण पेश करेंगी बजट तो झारखंड टकटकी लगाए जरूर देखेगा कि आखिर क्या इस बार उसकी जो उम्मीदें हैं, जो आशाएं हैं, क्या उन आशाओं पर उम्मीदों को बल मिलता है, क्या उनकी राज्य की उम्मीदें इस बार पूरी होने वाली हैं, खासकर पावर सेक्टर की बात करें तो। बिल्कुल आरती, देखिए, आज जो निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी और आपने बिल्कुल सही जानकारी दी कि अब से थोड़ी देर पहले उन्होंने राष्ट्रपति से मुलाकात की है और बजट की एक कॉपी उन्होंने राष्ट्रपति को सौंपी है। ये प्रोटोकॉल है, नियम है, बजट की पहली कॉपी राष्ट्रपति को दिया जाता है। तो सबकी निगाह है, झारखंड की भी निगाह है। देखिए, सबसे अहम बात है कि जो झारखंड की अपनी हिस्सेदारी है, चाहे वो जीएसटी की बात करें या फिर कोयले खनन के माध्यम से जो रॉयल्टी है, करोड़ों रुपया झारखंड का केंद्र सरकार के पास बकाया है। साथ ही पिछले साल जिस प्रकार से डीवीसी के मद की पैसे काट लिए गए, जाहिर सी बात है झारखंड की पूरी उम्मीद होगी कि हमारी जो अपनी हिस्सेदारी है, आप ज्यादा ना भी दें, ज्यादा उम्मीद आपसे ना भी करें, कम से कम आप मेरे अपने हिस्से का राशि आप झारखंड को दे। देखिए, रॉयल्टी करोड़ों रुपया कहा यह जा रहा है कि 33,000 करोड़ से ज्यादा का रॉयल्टी केंद्र की सरकार पर बकाया है पिछले कई सालों का। उसी प्रकार से जीएसटी में जो राज्यों के बीच बंटवारा होता है अपने जीएसटी के हिस्से की, उसमें भी काफी कटौती की जाती है।
साथ ही शिक्षा विभाग की कई ऐसी योजनाएं हैं जिसमें अब तक सरकार, केंद्र सरकार के माध्यम से मात्र 55% ही राशि, सहयोग राशि मिल पाई है। इन तमाम मुद्दों पर झारखंड का ध्यान होगा कि आप हमारे हिस्से की चीजें दे दें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से 2 दिन पहले हमने बातचीत की थी, उनसे जानना चाहा था कि आप क्या उम्मीद करते हैं। उन्होंने कहा कि फिलहाल उम्मीद रखना बेमानी है, लेकिन इतना जरूर उन्हें विश्वास है कि झारखंड जैसे जो पिछड़े राज्य हैं, जो आकांक्षी जिले हैं झारखंड में, झारखंड के जो आकांक्षी जिले हैं कम से कम उसकी संख्या 20 से ज्यादा है, तो ऐसे जिलों के लिए भी आप कुछ राशि का प्रावधान करें। और पावर सेक्टर की बात हो रही है, झारखंड को पिछले साल काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। कोविड-19 की वजह से केंद्र की सरकार ने 46,000 करोड़ रुपए की एक राशि, एक फंड बनाया था। आरती, आपको जानकारी होगी। और इस फंड से देश भर की जो बिजली वितरण की कंपनियां हैं उसे लोन दिया जाना था 0% इंटरेस्ट पर, और 7 साल के बाद उस पर नॉमिनल ब्याज लगाने की बात थी। लेकिन केंद्र सरकार से, झारखंड सरकार से चूक हुई। जो कोविड-19 के दौरान जो 46,000 करोड़ रुपए का जो फंड बनाया गया था, झारखंड की जो बिजली वितरण कंपनियां हैं वो लोन नहीं ले पाई थी। और उसके बाद से पूरी कहानी आपको जानकारी होगी कि कैसे डीबीसी के पैसे, कुल मिलाकर ये कहा जाए अजय, कुल मिलाकर ये कहा जाए कि झारखंड भी उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है कि क्या कुछ इसे मिलने वाला है। हमारे साथ सहयोगी मनीष भी जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। मनीष, देखिए झारखंड को भी काफी उम्मीदें हैं इस बजट से, न सिर्फ अगर आप जीएसटी देखें या फिर टैक्स के लिए भी बात कर ले, और इन सब के अलावा अगर हम देखें तो क्या कुछ इस बार रेलवे में क्या कुछ उसकी हिस्सेदारी में झारखंड के हिस्से आता है, ये भी बहुत अहम होगा और इस पर भी नजरें होंगी। रेवेन्यू यहाँ से सबसे ज्यादा, लेकिन अब तक अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई। होगा क्योंकि इस बार डिजिटली बजट पेश होगा, इस बार पेपर नहीं ये किया जा रहा है। और दूसरी बात अगर कहें तो पिछले 6 साल के दौरान 6 बार जो मोदी सरकार ने जो पेश किया बजट, उस दिन 2.5% के आसपास शेयर की गिरावट हुई थी। और चूंकि पूरे बजट में कुछ मुख्य बातें होती हैं, हेल्थ सेक्टर अगर होता है तो अब तक हम लोग कुल 67,000, अगर पिछले बजट की बात करते हैं 67,484 करोड़ रुपए ही हम लोग हेल्थ सेक्टर पर खर्च किए, यानी कि पूरे बजट के 1.5 से 2% भी अभी तक हम लोग खर्च नहीं कर सके हैं। दूसरी चीज है कि कोविड-19 का असर सभी जगह दिखाई देगा। इंश्योरेंस सेक्टर है, हेल्थ सेक्टर है, उसके अलावा शिक्षा भी है, क्योंकि अभी भी ऑनलाइन पढ़ाई होंगी, अभी भी नॉर्मल नहीं होने जा रहा है कि सभी बच्चे स्कूल आने लगे। ऐसे में हम उम्मीद करते हैं कि सरकार चाहेगी कि ग्रामीण इलाकों के हाथों में, यानी जो बच्चे ग्रामीण इलाके में पढ़ते हैं उनके हाथों तक मोबाइल, हैंडसेट और टैबलेट, स्मार्टफोन कैसे पहुंचे, ये भी होगा। दूसरी बात है कि कोविड का असर सभी जगह रहा है, तो एक अनुमान है, एक आंकड़ा है कि देश के 954 परिवार ऐसे हैं, अमीर परिवार, अमीर लोग और अमीर परिवार ऐसे लोग हैं कि अगर उनके ऊपर कोरोना से 4% भी अगर सरकार लगाती है तो 2 लाख करोड़ रुपए होंगे, यानी कि हमारे जीडीपी का 1%। अब ये देखना है कि वो जो सरचार्ज होगा, केंद्र सरकार के पास पैसे जरूर आएंगे, लेकिन उसमें से हिस्सा अब तक राज्य सरकार को नहीं मिलती रही है, तो राज्य सरकार को कैसे मिलेगा। दूसरी बात है कि जीएसटी बड़ा मामला है। सबसे बड़ी बात है कि इंश्योरेंस सेक्टर, जो हेल्थ सेक्टर है, वहां पर चूंकि सरकार जब तक हेल्थ सेक्टर को मजबूत नहीं करेगी, क्योंकि कोविड में हर एक परिवार का कोई ना कोई गया है, तो लोगों की तो सरकार मजबूत कैसे करती है, इन तमाम बातें होंगी। और किसान का मुद्दा राष्ट्रीय मुद्दा है, राज्य सरकार में भी कल किसान रैली कांग्रेस ने की है। तो अब तक 15 करोड़ रुपए पिछले बजट में 15 करोड़ खर्चे हुए हैं, तो अनुमान लगाया जा रहा है कि 19 करोड़ रुपए इस बार खर्च होंगे, यानी कि अलग से किसानों को दी जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ ये है कि जीएसटी के जरिए और जो सरचार्ज केंद्र सरकार को मिलती है, अन्य मुद्दों पर कैसे मिलेगी। और झारखंड राज्य का जो उत्पादन है, आत्मनिर्भर बनने की बात जो हम कह रहे हैं, भारत आत्मनिर्भर बनेगा, तो उसके लिए इंपोर्ट ड्यूटी भी लगानी पड़ेगी। ऐसे में हमारे साथ कुछ जानकार लोग हैं, एक फेडरेशन से उपाध्यक्ष हैं और एक इंडस्ट्रियलिस्ट है। तो एक बार हम चाहेंगे दोनों आदमी से एक सवाल हम करेंगे कि क्या उम्मीदें करें कि ताकि झारखंड की जो इकोनॉमी है वो, और आप लोग क्या उम्मीद, चूंकि आप फेडरेशन से हैं, संथाल प्रणव उपाध्यक्ष है, क्या होनी चाहिए? झारखंड के दृष्टिकोण से देखें तो ये राज्य देश का पिछड़ा इलाका है, देश का पिछड़ा राज्य है, और यहाँ पे अपार संभावनाएं हैं, क्योंकि हमारे संथाल परगना में ही बड़े लेवल पे कोल ब्लॉक का आवंटन भी हो गया है। उसके बाद यहाँ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की अपार संभावना है। तो जैसे कि केंद्र सरकार बात करती है आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया और स्टार्टअप्स, अगर इस पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को फोकस किया जाए, इन 3 चीज़ों पे, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। और हम उम्मीद करते हैं सरकार से कि इन चीज़ों को बढ़ाएंगे और
कोरोना काल में थोड़ा कुछ प्रभावित हुआ है, जिसके कारण हम लोग पर्यटन और होटल इंडस्ट्रीज पे थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। अब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज भी जो है बड़ा रोज़गार देने वाला इंडस्ट्री के रूप में सामने आया, तो उसमें जो एक्साइज और जीएसटी की दरें हैं वो उसकी रेट कम होनी चाहिए। जीएसटी का स्लेब 3 स्लेब में जीएसटी को सीमित किया जाना चाहिए, और ई वे बिल के रूप में जो एकदम प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं है, तो जीएसटी में जो प्रैक्टिकल अप्रोच की कमी है उसको अगर कम करते हैं तो हमको लगता है कि व्यावसायिक ग्रोथ होगा, एमएसएमई का ग्रोथ होगा, तो रोजगार बढ़ेंगे, तो भारत आत्मनिर्भर की ओर कदम बढ़ाएगा। लोकल टू वोकल ये भी चरितार्थ होगा। आरती हमारे साथ एक और गेस्ट है हमारे साथ, वो इंडस्ट्रियलिस्ट है यहाँ से, क्योंकि आप प्लाई और ये में हैं, तो अब सवाल है कि आत्मनिर्भर बनना है हमें, और झारखंड राज्य है, आप यहाँ पे इंडस्ट्री बैठा रहे, तो किन चीज़ों पे आप उम्मीद करते हैं कि केंद्र सरकार आपको सहूलियत दे, खासकर जीएसटी भी टैक्सेस हैं, ताकि आपका ग्रोथ बने, आत्मनिर्भर बने? क्योंकि एक आंकड़ा ये भी कहता है कि जो असंगठित क्षेत्र थे उनके लोग, काफ़ी लोग का रोजगार गया है, राज्य के ही लोग दूसरे राज्य की इकोनॉमी संभाल चुके थे और वो राज्य में आ गए हैं, तो इन तमाम मुद्दों को लेकर आप क्या उम्मीद करते हैं? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारे जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट को भी आपने बुलाया, इसके लिए धन्यवाद। मैं यहाँ यही कहना चाहूँगा कि सरकार नियम बहुत बढ़िया बनाती है, सब चीज़ बढ़िया है, आत्मनिर्भर का भाव भी जगा देती है, लेकिन वो इम्प्लीमेंट जीरो लेवल पे क्यों नहीं होता है, ग्राउंड जीरो पे एक्शन क्यों नहीं होता है, इस पे फोकस नहीं किया जाता है। सब चीज़ बना करके रख दिया जाता है, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे जो भी हो। एक आम व्यक्ति आत्मनिर्भर बनने को बेताब है, बेकरार है, लेकिन ग्राउंड जीरो पे उसको नहीं मिलता है वो चीज़ें, इसके कारण नहीं बन रहा है। तो कुछ भी नियम बनाया जाए, कुछ भी बनाया जाए, सब चीज़ बढ़िया है, लेकिन ग्राउंड जीरो पे क्यों नहीं होता है? आप इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, तो बिजली एक बड़ी समस्या रही है और आपके लिए आपूर्ति आबाद होनी चाहिए सस्ते दर पे, इस सेक्टर में क्या होना चाहिए? क्या निश्चित रूप से मेरा कहना है कि यहाँ पे झारखंड मेरा है, जो कि मतलब कोयला का खान है, यहाँ पे सब चीज़ है, बिजली यहाँ मिलना चाहिए, लेकिन बिजली ही नहीं मिलती है। उसमें गिरावट और कम रेट पे मिलने की तो बात दूर, बिजली ही मिलना मुश्किल हो जाता है। तो उसको फोकस करें सरकार, चाहे जो भी हो, इस पर ग्राउंड जीरो लेवल पे फोकस करें, बिजली दें, इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दें, स्मार्ट सिटी बनाओ। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है। देखिए मनीष, जिस आत्मनिर्भर भारत की बात कही जा रही है, और जाहिर तौर पर इस बार बजट में इस पर फोकस रहने वाला है, क्योंकि रिफॉर्म की बात हो रही है, एक इकोनॉमिकल रिफॉर्म की बात हो रही है। जिस तरह कोरोना में अर्थव्यवस्था बिल्कुल डमाडोल स्थिति में चली गई, या यूं कहें कि इकोनॉमी हमारी आईसीयू में, लोग कह रहे हैं कि इस तरह की व्यवस्था बनाई जानी चाहिए, और अब बजट से उम्मीद होगी कि इस तरह का एक रिफॉर्म लाना होगा। अजय, ये रिफॉर्म का वक्त है, ये बजट इस तरह से होगा कि ना सिर्फ रेवेन्यू जनरेट हो, बल्कि लोग स्वरोजगार से भी जुड़े, साथ ही साथ आम आदमी इस नजर से भी देख रहा होगा कि कोरोना के बाद उसे टैक्स में राहत मिले, और ये उम्मीदें होंगी। अब थोड़ा इंतजार करना होगा, जब बजट पेश होगा तो क्या कुछ उम्मीदें पूरा कर पाती हैं वित्त मंत्री? बिल्कुल आरती, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, कल ही चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधियों से न्यूज 11 की टीम बात कर रही थी। देखिए, जो सूबे में एमएसएमई है, यानी कि जो छोटे उद्योग हैं, उसे संजीवनी बूटी देने की जरूरत है। जिस प्रकार से नोटबंदी हुई थी, उसके बाद जीएसटी आया, जीएसटी से जैसे जैसे लोग उभरने लगे, पूरा का पूरा 2020 का जो साल है, पूरा उद्योग धंधा उनका चौपट हो गया। उसके बाद से जो 2021 का बजट है, देखिए आम बजट बिल्कुल बेशक कहा जा रहा है, लेकिन इसे इस प्रकार से देखा जाए कि पूरे कोरोना के बाद, कोरोना पीरियड के बाद एक ऐसा बजट होगा जो कि कई सेक्टर ऐसे हैं जो कि संजीवनी की मांग करेगा। पूरा का पूरा छोटे देखें मध्यम दर्जे का जो उद्योग है, झारखंड की ही बात करें, पूरी तरह से तहस नहस हो गया। कई ऐसे सेक्टर थे जहां पर व्यापक मंदी दिखाई पड़ी। तो ऐसे सेक्टर को क्या केंद्र की सरकार तोहफा देती है, क्या उसे बैंकों से ऋण लेने में क्या सुविधाएं मिलती हैं, ये तमाम चीजें देखने वाली बात होगी। और आपने बिल्कुल सही कहा कि पूरा का पूरा जो हमारी अर्थव्यवस्था थी वो आईसीयू में चला गया था पूरे 2020 के काल में। अब इसे जनरल वार्ड में लाने की जरूरत, और ये तभी संभव होगा जब बैंकों के माध्यम से। और एक चीज यह भी है कि जो बैंक जो लोन देते हैं, उनका रिकवरी रेट पूरी तरह से चरमरा गया है। कई ऐसे बैंक हैं जिन्होंने ये तक कह दिया है कि जिन जिन सेक्टरों को हमने लोन दिया उससे रिकवरी मुश्किल है। इन तमाम चीजों को बैंकों को भी बचाना होगा,
मध्यम दर्जे के उद्योग हैं उन्हें भी संजीवनी बूटी देनी होगी। और एक बार फिर से जो आम आदमी की निगाहें होती हैं कि आप आत्मनिर्भर की बात करते हैं, आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, तो आम आदमी कैसे अपने पैरों पर खड़ा हो सके, क्योंकि सरकारी नौकरी की संख्या दिनों दिन कमती जा रही है। तो जाहिर सी बात है पावर सेक्टर के साथ साथ मध्यम दर्जे के उद्योग को संजीवनी बूटी देनी होगी, यानी उस संजीवनी की जरूरत है और इस बजट से उसी संजीवनी की तलाश रहेगी। एक आम आदमी को और जो छोटे उद्योग धंधे चला रहे हैं उनको, उन उद्यमियों को जरूरत होगी, एक उम्मीद जरूर होगी। देखिए मनीष, जिस तरह से ये कहा क्या जीएसटी में इस बार देखिए 1,20,000 करोड़ का इजाफा सरकार के पास हुआ है, तो ये रेवेन्यू जनरेट करने की तो बात हो रही है। बजट में इस पर खास फोकस जरूर रहेगा कि कैसे रेवेन्यू जनरेट हो, ताकि जब निवेशक आएंगे, जब निवेश होगा तो लोगों के पास भी पैसे पहुंचेंगे, लिक्विडिटी बढ़ेगी तो लोगों के पास पैसे आएंगे। लेकिन अब जब कोरोना काल से ये पूरा देश गुजरा है, लोग जान रहे हैं कि अर्थव्यवस्था की हालत क्या है, ऐसे में हर राज्य, खासकर झारखंड के पर्सपेक्ट में बात करें तो जिस जीएसटी की मांग की जा रही है उसके साथ झारखंड की उम्मीदें भी जुड़ी हुई हैं और सरकार इस पर फोकस जरूर करेगी, ये बजट से उम्मीद है। निश्चित तौर पर देखिए भारती, अगर एक आंकड़ा बताता है कि पिछले कोरोना काल में 7 लाख झारखंड के लोग जो थे, बिहार झारखंड के लोग थे, वो बाहर राज्यों में काम करते थे और यहाँ आ गए, यानी कि वहाँ की इकोनॉमी उनका बड़ा सहयोग रहता था, उनकी आर्थिक क्रिया वहाँ पे रहती थी। एक आंकड़ा यह भी कहता है कि संगठित क्षेत्र के 3.6% ऐसे लोग हैं जिनकी आमदनी घट गई और वहीं पे असंगठित क्षेत्र के लोगों की नौकरी चली गई, उनका आय खत्म हो गया, उनका स्रोत ही उनकी नौकरी चली गई, वेतन खत्म हो गया। लेकिन दूसरी ओर जिन संगठनों में, जिन कॉर्पोरेट सेक्टर में या कहीं जिन फैक्ट्रियों में वो काम करते थे, उनका आय बढ़ा, क्योंकि अब वर्क फ्रॉम होम भी चल रहा है, तो ऐसे में सरकार वहां भी कुछ करेगी। और चूंकि मुझे लगता है, हमारे साथ दो जानकार, एक धमी है और एक फेडरेशन से हैं, तो मुझे लगता है कि जो हमारे स्किल्ड वर्कर जो दूसरे राज्य में काम करते थे वो यहाँ आ जाएंगे, आ गए हैं, तो उनको कैसे इस्तेमाल किया जाए ताकि उद्यमी उपक्रम चले और जीएसटी में कैसे होगा। सीधे हम जो जानकार हैं फेडरेशन, उनसे हम बात करते हैं। सर, क्योंकि जो स्किल्ड वर्कर है उनका कैसे एम्प्लॉय हो, क्या यहाँ हो कि ताकि आपका जीएसटी और ये जो उपक्रम जो बढ़े आत्मनिर्भर बने जीएसटी वाले, वहाँ क्या होना चाहिए? देखिए यहाँ पे स्किल लेवल, जैसे कि अभी हम लोगों के कोरोना के समय जितने लेबर आए उनका जो डाटाबेस बना उसको देखते हैं तो हमको लगता है कि रियल एस्टेट, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में बहुत सारा मैन पावर झारखंड से पलायन करके पंजाब, हरियाणा, गुजरात में गए हुए हैं और महाराष्ट्र में। तो अगर हम लोग अपने यहाँ अपने औद्योगिक बेल्ट को सुदृढ़ करें, एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाएं, जो झारखंड में एक प्रस्तावित है इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, तो अगर सरकार के स्तर पे अगर मजबूत इच्छा शक्ति दिखाई जाएगी तो वो दिन दूर नहीं है। फायदा जीएसटी से फिर कैसे होगा, फिर वहाँ पे कैसे फायदा हो जाएगा? जीएसटी से तो जितना उसका लेवल बढ़ेगा, मतलब कि आप अगर स्लैब कम करते हैं, 3 लेवल का स्लैब करते हैं तो संख्या बढ़ेगी। जैसे हम देख रहे हैं कि कोरोना काल में भी पिछले 3 महीने का अगर जीएसटी संग्रह देखें कि बहुत बढ़ा है, तो उसको अगर देखें तो इसका मतलब है कि बिजनेस का ग्रोथ और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का ग्रोथ, जो छोटे, जिसको कि हम लोग आत्मनिर्भर भारत के रूप में ले रहे हैं, छोटे इंडस्ट्रीज को अगर दिखाते हैं और वो कर का दायरा जब बड़ा होता है, कर देने वाले जब बढ़ते हैं, तो ऑटोमेटिक है कि राजस्व बढ़ता है। बिल्कुल, हमारे साथ एक और है उद्यमी। चूंकि टैक्सेस बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम सरकार के लिए, राज्य सरकार हो या फिर केंद्र सरकार हो, तो वहाँ पे आप क्या चाहते हैं ताकि राज्य सरकार का टैक्सेस, उनका सोर्स ऑफ इनकम बढ़े और आपको फिर फायदा हो, क्या होना चाहिए? मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगा, सरकार का एक नियम बनाया है सिंगल विंडो सिस्टम, जिसमें मतलब सिंगल विंडो मतलब एक ही विंडो होगा जहाँ पे कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट जाएगा और उसको एक ही खिड़की पे सब चीज़ देना होगा, सब चीज़ मिले। मैं प्रैक्टिकली बताता हूँ, मैं 25 खिड़कियों पे जाता हूँ, 25 विंडो पे जाता हूँ और तब भी भटकता रहता हूँ, फिर अपने दम पे लगा के जितना कर सकता हूँ करता हूँ। तो सरकार सिंगल विंडो को अगर सही करती है, सिंगल विंडो को सही में इम्प्लीमेंट कराती है, तो एक बहुत बड़ी क्रांति आ जाएगी। वो ग्राउंड जीरो पे अगर दिख गया सिंगल विंडो की, एक ही विंडो से काम हो जाता है, तो सही में झारखंड जो है ना अपने आप में शिखर पे रहेगा। उसको दुरुस्त करें, एक विंडो पे मैं जाऊं, अपना सारा पेपर रखूं, जो भी डॉक्यूमेंट हो, और मुझे 10 दिन 15 दिन चाहे जो भी बताया जाए समय, उस टाइम फ्रेम में मुझे सारी सुविधाएं मिले, चाहे बैंक से मिलना हो, चाहे बिजली मिलना हो, चाहे पानी मिलना हो, इंफ्रास्ट्रक्चर मिलना हो, सड़क हो, जो भी हो, सब चीज कर सकते हैं। चलिए आपको सीधे दिल्ली लिए चलते हैं मनीष। देखिए प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं संसद भवन, वित्त मंत्री पहुंच चुकी हैं, अब ये प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं,
इससे पहले राष्ट्रपति को बजट की एक कॉपी सौंप दी गई है। तो आम बजट आज देश का पेश किया जाने वाला है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली संसद भवन पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अब कैबिनेट की बैठक के बाद पेश किया जाएगा देश का आम बजट। अगले एक साल का बही खाता क्या कुछ सरकार देने वाली है, क्या कुछ राहत मिल सकती है। कोरोना काल के बाद पूरा देश एक उम्मीद भरी निगाहों से संसद भवन की तरफ देख रहा है कि आखिर क्या कुछ मिलने वाला है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम। आम आदमी के जहन में जो मुख्य चीजें होंगी वो ये कि क्या टैक्स स्लैब में चेंजेस होंगे, क्या लोन, होम लोन सस्ता होगा, छोटी छोटी चीजें जिन पर नजर। झारखंड की उम्मीदें भी, क्या रेलवे की तरफ से हिस्सेदारी में कुछ मिल पाएगा, क्या जीएसटी को लेकर जिस तरह से इकरार चलती आ रही है केंद्र और राज्य सरकार के बीच, आज क्या कुछ घोषणाएं होती हैं वो भी देखने को मिलेगा। लेकिन इन सब के बीच आपको जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं वो संसद भवन की, कैबिनेट की बैठक होगी और उसके बाद सदन की कार्यवाही और बजट पेश होगा। रुक लेते हैं अपने सहयोगियों का। हमारे साथ लगातार मनीष जुड़े हुए हैं और अजय भी जुड़े हुए हैं। अजय देखिए, मनीष अभी बातचीत कर रहे थे। मनीष आप ही के पास लौटते हैं। अजय हम लौटेंगे आपके पास। मनीष ने अपनी बात अधूरी रखी थी। मनीष आप कंटिन्यू करें। बता रहे थे कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर खास फोकस होगा। देखिए आरती, 96 में मैं एमबीए कर रहा था, उस समय की बात है। तो हम लोगों ने एक पढ़ा था इकोनॉमी, इटली की इकोनॉमी बात की थी। वहां पे हॉरिजॉन्टल इकोनॉमी की बात की गई थी। उदाहरण यह दिया गया था कि अगर एक साइकिल का पार्ट्स अलग अलग जगहों पे बनता है, सीट कहीं और बने, रिम कहीं और बने, तो इससे ये होगा कि एक ही कंपनी नहीं बल्कि कई लोग अलग अलग बनेंगे और अलग अलग उनका बनेगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि ये हॉरिजॉन्टल इकोनॉमी का एक्सपेंशन होगा। अलग अलग यूनिट में बनेंगे, तो जब अलग अलग यूनिट में बनेंगे तो वहां रोजगार मिलेगा। यानी कि जब हमारा जो घरेलू उद्योग है, जिसको हम कॉटेज इंडस्ट्री कहते हैं, जिसको गांधी जी ने भी बड़ा वकालत की थी इस बात को लेकर के कि अगर इकोनॉमी को मजबूत करना है, आत्मनिर्भर बनाना है, तो घरेलू उद्योग यानी कि मध्यम वर्ग घरेलू उद्योग, इन उद्योगों का एक्सपेंशन हो तो ज्यादा मिलेगा। लेकिन परेशानी यहाँ यही हो रही है कि ऐसे उद्यमी हैं जो कि बाहर से आकर के, हरियाणा से आकर के ये यहाँ पे अपना काम बढ़ा रहे हैं। इनका नेक्स्ट जनरेशन भी इनका लगा हुआ है इनके साथ, लेकिन ये दर भटक रहे हैं। तो जरूरत इस बात की है कि जो लाल फीताशाही जिसको हम कहते थे, वो सब कुछ खत्म हो, उनका काम जल्द से जल्द हो, आसानी से हो। शायद यही कहना चाह रहे हैं इंडस्ट्रियलिस्टों को। समस्या ये आज भी, जैसा ये कह रहे हैं मुकेश जी, तो लगता है कि आज भी वही परेशानी चल रही है। हाँ, कहीं कोई परिवर्तन नहीं दिख रहा है। परिवर्तन होता तो आपको आउटपुट भी दिखता, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आपको प्रोग्रेस दिखता, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता, लोगों का पलायन रुकता। लेकिन आप देखे होंगे कि कोरोना में जबकि स्किल्ड आपके वर्कर बाहर में स्किल्ड हो चुके हैं। हाँ, बाहर में स्किल्ड हो चुके हैं। स्किल ट्रेनिंग का दुनिया का प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन जमीन पे कुछ नहीं है। वो जमीन पे अगर आए तो यहाँ पे आमूलचूल परिवर्तन हो सकता है। दूसरा है कि यहाँ इंडस्ट्री लगाने के लिए जमीन या कुटीर उद्योग भी लगाने के लिए जमीन का ही है। तो एमएसएमई मंत्रालय अगर छोटे छोटे सेट बना करके दे यहाँ के उद्यमियों को, जो पिछड़े इलाके में, पिछड़े इलाकों को फोकस करके लैंड ना दे करके सीधे प्री मेड उनको सेट अगर उपलब्ध कराएं, तो हो सकता है कि और जल्दी यहाँ पे छोटे उद्योग, लघु उद्योग पनपे, जिससे रोजगार बढ़ेगा, आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। आरती, हम आपको उदाहरण देते हैं। देवघर का लौह उद्योग बड़ा ही नामी है। जो लोग भी बाहर से आते हैं यहाँ से बर्तन खरीद के जाते हैं। मैं आपको बता दूं, मधुपुर में लौह शेड बना है, आपको देवीपुर में लौह शेड बना है, लेकिन आप विश्वास नहीं कीजिएगा, वहाँ एक ट्रांसफार्मर इसलिए नहीं लग रहा है कई साल से कि जो कमिटियां हैं वो बन नहीं पा रही, उनके पास उतना नहीं है, जिला प्रशासन उनको फंड नहीं दे रहा है। ठीक है, उद्योग सचिव आए, घूम के चले गए, उन्होंने ये कहा वो हो गया, सरकार आई, सरकार बदल गई। लेकिन आप समझिए कि यहाँ का जो लौह उद्योग है, यहाँ के जो बने बर्तन होते हैं, जो लोग आते हैं प्रसाद के तौर पे यहाँ से खरीद के जाते हैं और बाहर लेकर के जाते हैं। तो बताइए, इतनी बड़ी इंडस्ट्री यहाँ पर है जिसमें कई लोग मतलब जरूरत है मनीष की एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए कि जो स्किल्ड हैं यहाँ पर, उन्हें कम से कम एक प्लेटफॉर्म मिले, ताकि जिस आत्मनिर्भर भारत की बात कही जा रही है वो सपना ना हो, वो सपना साकार हो सके। अजय देखिए, जिस प्लेटफॉर्म की बात कही जा रही है, ये बजट से उम्मीदें इसलिए भी होंगी
कि सरकार बड़े जोर शोर से आत्मनिर्भर भारत का ऐलान कर चुकी है, स्किल्ड वर्कर्स की बात कही जा चुकी है, लेकिन बिहार, झारखंड और खासकर हम झारखंड की बात करें तो हमारे यहाँ से लोग बाहर जाते हैं, उनके स्किल का उपयोग बाहर के राज्यों में होता है, वहां का रेवेन्यू जनरेट होता है, लेकिन हमारे राज्य में इसकी कमी है। हमारे राज्य में उस मेहनत कश की मेहनत है वो यहां पर नहीं लग पाती, और इसकी वजह से जो रेवेन्यू दूसरे स्टेट हासिल करते हैं उससे हम वंचित रह जाते हैं। तो इसलिए एक उम्मीद झारखंड को होगी कि जिस स्किल डेवलपमेंट की शुरुआत की गई है उस स्किल का बेहतर तरीके से यहाँ उसे एक प्लेटफॉर्म देने की कोशिश जरूर हो, और उम्मीद इसलिए केंद्र सरकार से कि इसकी कुछ घोषणा हो। बिल्कुल आरती, देखिए ये वाजिब सवाल इसलिए भी है कि पिछले दिसंबर के महीने में जो मेरे पास आंकड़ा है, ये आंकड़ा द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया, यानी कि पूरे भारतवर्ष के चार्टर्ड अकाउंट की एक संस्था है द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया, उसके अनुसार जो आंकड़ा है पिछले दिसंबर महीने में भारत सरकार ने जब से पूरे देश में जीएसटी लागू किया था, दिसंबर महीने में सबसे ज्यादा रेवेन्यू 1,10,000 करोड़ की वसूली हुई थी। तो केंद्र सरकार अब ये नहीं कह सकती कि जीएसटी के मामले में व्यापारी पीछे भाग रहे हैं या फिर टैक्स देने में वो आनाकानी कर रहे हैं। ये रिकॉर्ड है कि जब से भारत की सरकार ने जीएसटी लागू किया था दिसंबर 2020 में 1,10,000 करोड़ की रेवेन्यू वसूली हुई। ये रिकॉर्ड वसूली थी भारत सरकार की। तो कम से कम ये बहाना अब नहीं चल सकता कि पैसों की कमी है या फिर लोग टैक्स नहीं देना चाह रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि जीएसटी देने में झारखंड के व्यापारियों ने भी अपना अहम योगदान दिया है। फिर सवाल वही आता है कि जब इतना सब कुछ है तो हमारी हिस्सेदारी कब मिलेगी। देखिए, जब तक राज्य सरकार के पास पैसे नहीं होंगे, जब तक राज्य सरकार के पास अपना संसाधन नहीं होगा, कोई भी राज्य चाहकर अपने संसाधनों से राज्य को विकसित कर सके, पूरी करेंगे अजय, आपकी इस बात को हम पूरी करेंगे। हमें एक ब्रेक लेना होगा, लेकिन ये बहुत सही सवाल भी उठा है कि आप जिस संसाधन की बात कर रहे हैं, आप जिस प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं, उसके लिए भी जरूरत है कि एक पैकेज मिले, एक आर्थिक सहायता मिले। उस आर्थिक मदद की जरूरत है झारखंड को। चर्चा हमारी जारी रहेगी, लेकिन रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। तो बजट 2021, जी हाँ, थोड़ी देर में अब केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में बजट पेश करेंगी, और इस बीच हमारे सहयोगी अजय लाल और मनीष हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। हम चर्चा कर रहे हैं कि झारखंड को भी बहुत उम्मीदें हैं पूरे देश भर के साथ साथ। अजय, हमारी चर्चा अधूरी थी, ब्रेक पर जाने से पहले आप ये कह रहे थे कि जिस संसाधन की बात कही जा रही है, जिस संसाधन के अभाव में हम उस लेवल तक नहीं पहुंच पा रहे कि हम अपने राज्य में स्वरोजगार के ऐसे पैमाने गढ़ें जिसके लिए जरूरत होगी कि हमें भी आर्थिक मदद मिले, और इस आर्थिक मदद के लिए केंद्र को सहयोग करना होगा। बिल्कुल आरती, देखिए कई ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में यदि चर्चा की जाए तो पूरा दिन कम पड़ेगा। देखिए, विश्वविद्यालयों को जो अनुदान मिलता है यूजीसी के माध्यम से, पिछले कई सालों से उसका कोटा काटा जा रहा है। शिक्षा विभाग की बात करें, जो सर्व शिक्षा अभियान की बात करें, उसमें कई ऐसे मद हैं जिसकी राशि काटी जा रही है। उसके बाद जो वित्त आयोग है, तमाम हर वित्तीय वर्ष के बाद उसकी शुरुआत होती है। अभी 15वें वित्त आयोग की शुरुआत होगी। उसमें अभी केंद्र की सरकार ने कहा है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि जो मैन पावर है या फिर जो कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, तमाम चीजों की व्यवस्था आपको अपने स्तर से करनी होगी। हम सिर्फ संसाधन के लिए पैसे देंगे, प्लानिंग के लिए पैसे देंगे, यानी कि अब मैन पावर का वेतन झारखंड सरकार को खुद से देना होगा। जाहिर सी बात है, राज्य सरकार का एक लिमिटेशन होते हैं, उसका सोर्स ऑफ रेवेन्यू का एक लिमिट होता है, उससे बाहर जाकर वो कर वसूली नहीं कर सकती। जाहिर सी बात है, केंद्र को आगे आकर मदद करना होगा। उसी तरह से कई ऐसी योजनाएं हैं। जीएसटी की बात आपने कही थी कि किस प्रकार से यहां से राशि जा रही है। उसके बाद पावर सेक्टर की बात करें, उसमें कई सालों से जो पावर फाइनेंस कंपनियां होती है उसके मद की राशि झारखंड को देने में आनाकानी की जा रही है। तो ये तमाम चीजें हैं, और मुझे लगता है कि इस बार के बजट में सबसे ज्यादा फोकस, और आज की तारीख में यानी कि आज जो हमारी आपसे बातचीत हो रही है, पेट्रोल की कीमत में अपने दर्शकों को बता दूं कि 85 रुपये 3 पैसे पहुंच गया, यानी कि 15 रुपए और हो जाए तो वो शतक लगाने के आसपास होगा। जी।
डीजल मात्र 2 रुपये कम है। यानी कि एक वक्त हुआ करता था जब पेट्रोल और डीजल के दामों में जमीन आसमान का अंतर हुआ करता था, लेकिन आज की तारीख में पेट्रोल 85 रुपये 3 पैसे के आसपास है। जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो अचानक से सारे सेक्टर के क्षेत्र में महंगाई अपने आप आ जाती है। आप सब्जी खरीदने जाए, सामान खरीदने जाए, किराना का सामान खरीदने जाए, दूध खरीदने जाए, तो तमाम चीजों की महंगाई अपने आप बढ़ जाती है। तो इस बार के बजट में जैसा कि मैं लक्षण देख पा रहा हूं कि इलेक्ट्रिक वाहनों को सस्ता किया जाएगा, यानी कि ऐसी कारें, ऐसी गाड़ियां जो इलेक्ट्रिक के माध्यम से चलती हो, उसमें कई प्रकार के टैक्स देने की रियायत होगी। और एक उम्मीद यह भी जताई जा रही है कि जो 15 साल से ज्यादा पुराने वाहन है उस पर एक विशेष कर लगा दिया जाए, ताकि ये तमाम गाड़ियां धीरे धीरे करके रास्ते से, सड़कों पर से हट जाए। ये तमाम चीजें हैं। मुझे ज्यादा जो उम्मीद लग रही है कि ज्यादा सरकार का फोकस होगा कि इलेक्ट्रिक वाहनों को ज्यादा से ज्यादा छूट देकर उनको इस काबिल बनाया जाए कि पेट्रोल और डीजल पर से लोगों की जो एक सहारा है वो कमे। इन तमाम चीजें हैं, थोड़ा इंतजार करना होगा। उम्मीदें तो हैं अजय, नो डाउट उम्मीदें हैं। लोग यही सोच रहे हैं कि कोरोना काल से गुजरने के बाद शायद बहुत सारी राहतें मिले आम आदमी को, लेकिन इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा कि क्या कुछ है उस बही खाते में। मनीष, इंतजार है कि राहत मिलेगा। टैक्स स्लैब को लेकर जिस तरह से अभी बातें हो रही थी, आपके साथ उद्यमी हैं, वो ये कह रहे थे कि जब तक छूट नहीं दी जाएगी, जब तक राहत नहीं मिलेगी, तब तक ये कहना बहुत मुश्किल होगा कि लोग स्वरोजगार से जुड़ पाएंगे या फिर अपने जो वापस, बहुत सारे ऐसे उद्योग धंधे हैं जो चौपट हो चुके हैं। लोगों को एक उम्मीद होगी कि एक संबल मिले, अगर आर्थिक सहायता मिलती है, थोड़ी सी छूट मिलती है, राहत मिलती है, तो वो फिर से खड़े हो पाएंगे। देखिए आरती, अजय जी जो कह रहे थे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिक कार और इलेक्ट्रिक वाहन, उस पर छूट मिलती है, तो वो एक लंबा टर्म है, वो एक मैक्रो लेवल पे एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, वो अलग, वो बातें, उसमें समय लगेगा। लेकिन जो पॉलिसी है वो अगर कैबिनेट, राज्य सरकार या केंद्र सरकार दोनों मिलकर के कैबिनेट बैठक कर सकते हैं और वहां बदलाव आ सकता है। सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि झारखंड सरकार के पास या झारखंड में जो धमी है उनको अपने कुछ रॉ मटेरियल्स दूसरे राज्यों से मंगाना पड़ता है और उनको मंगाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ती है। जीएसटी के अलावा वहां पे एक और पेच लगा दिया गया है, बे बिल। बे बिल का मतलब है कि जो ट्रांसपोर्टेशन के साथ आता है वो बे बिल रहेगा और उसमें समय बांध दिया गया है कि इतने ही समय के अंदर आपका सामान अगर वहां से चलकर आपके तक पहुंचता है तो उसका कुछ और होगा, नहीं होगा तो फिर अलग हो जाएगा। ये क्या कुछ है, सीधे जानकार है, इनसे हम बात करते हैं। बे बिल किस तरह से परेशान कर रहा है, होता क्या है और एक्चुअली नियम क्या हो क्या जाता है? देखिए, जीएसटी जब देश में लागू किया गया था तो प्रधानमंत्री की घोषणा थी कि ये कर का सरलीकरण किया गया है और पूरे देश में एक कर रहेगा। तो जब एक कर था तो ई वे बिल की बात उस समय नहीं थी। बाद में इसमें ई वे बिल इम्पोज कर दिया गया, ई वे बिल को भी लाया गया। जब सारे जगह पूरे देश में एक ही टैक्स है तो दूसरे स्टेट में होता क्या है, जैसे अभी 200 किलोमीटर तक का मान लीजिए, मैं उदाहरण देता हूँ, 200 किलोमीटर तक के लिए वे बिल की टाइम पीरियड था 48 आवर, इसको घटा करके 24 आवर कर दिया गया। अब 24 आवर में जरूरी नहीं है कि 200 किलोमीटर का सफ़र ट्रांसपोर्ट कर ले, क्योंकि कहीं पे किसी शहर में नो एंट्री का गुंजाइश हो जाता है, कहीं आपको जाम का समस्या होता है, कहीं लोडिंग अनलोडिंग के कारण गाड़ी खड़ी रह जाती है, जिसके कारण समय नहीं मिलता। अब आप सुबह निकाल लिए ई वे बिल, दिन में निकाल लिए और रात में उसकी गाड़ी लोड होगी तो 10 घंटा, 8 घंटा, 12 घंटा इसी में लोग जाता है। ये इम्प्रैक्टिकल चीजें जो आ रही हैं वो सब चीज को, सिस्टम को कोलैप्स कर रही है। बिल्कुल, एक बार फिर एक सवाल मेरा उनसे जरूर होगा, मनीष इससे जुड़ा एक सवाल मेरा होगा, जो ये कह रहे हैं कि इम्प्रैक्टिकल हैं ये चीजें। वाकई ई वे बिल अगर लाया जा रहा है, जिस वक्त जीएसटी लाया जा रहा था तो ये कहा गया था कि 1 टैक्स 1 नेशन, और इसमें सभी जो राज्य हैं उनकी हिस्सेदारी, केंद्र की हिस्सेदारी रहेगी। लेकिन ये ई वे से नहीं लगता कि सिचुएशन और क्लमजी होंगी, और जिस तरह से ये कह रहे हैं कि इम्प्रैक्टिकल होंगी, तो क्या इसे और ईजीएस फॉर्म में लाने की कोशिश होगी सरकार की? क्योंकि सुझाव, सजेशंस ऐसे होंगे कि ये चीजें प्रैक्टिकल नहीं है, जो जिस तरह से एक टाइम लिमिट, बाउंडेशन अगर आप कहें, टाइम लिमिट दे दिया। क्या सर बता रहे थे कि बहुत ये सिचुएशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी अगर ऐसे, और सही बात है ये इम्पोज किया गया है। बिल्कुल, तो क्या इसमें होना क्या चाहिए? आप लोगों ने फेडरेशन की तरफ से आप लोगों ने कुछ इसमें अपील की है, होना क्या चाहिए? हाँ, फेडरेशन की तरफ से हम लोगों ने जीएसटी के सरलीकरण की बार बार मांग कर रहे हैं और शायद सभी औद्योगिक और ट्रेड के संगठन जितने भी हैं देश में, सब लोगों ने इसके बारे में आवाज़ उठाई है। हम मांग करते हैं कि सरकार से कि जल्द से जल्द ई वे बिल जो है
उसको कम से कम उसकी जो समय सीमा है उसको बढ़ाया जाए, पहले की तरह कर दिया जाए। पहले ऐसा कोई समस्या नहीं आ रही थी, ई वे बिल जब से आया तो उसको वापस वैसे किया जाए। और 3 स्लैब 28% स्लैब को हटाने की बात थी, 18% तक 3 स्लैब में सारे टैक्स को समाहित करने की बात थी, उसको फिर से लाया जाए। 28% स्लैब को जल्दी से जल्दी ख़त्म किया जाए। और पेट्रोल और डीजल में अभी तक जीएसटी नहीं लाया गया है, वो लाया जाए, जिससे कि महंगाई पे नियंत्रण हो और लोगों को ट्रांसपोर्टेशन वगैरह, मतलब सारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में बड़े बदलाव के संकेत होंगे अगर पेट्रोल और डीजल में भी जीएसटी लागू हो जाए। बिल्कुल यही सवाल हम चाहेंगे मुकेश जी, चूंकि इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जीएसटी में मूलचूल क्या परिवर्तन होना चाहिए आप लोग को फौरी राहत मिल सके? देखिए जीएसटी मतलब जो बता रहे हैं, जैसे ई बिल हो गया, हम लोग इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, टैक्स पेयर हैं, कि ईमानदार टैक्स पेयर हैं, देते हैं करते हैं। निश्चित रूप से इसके कारण प्रैक्टिकली प्रॉब्लम आ रहा है, कहीं पे जाम की समस्या, कहीं पे लोडिंग की समस्या, कहीं अनलोडिंग की समस्या। इसको मॉनिटर प्रॉपर किया जाए, और सिर्फ मॉनिटर करने से काम नहीं होता है, इसमें अगर कुछ आया तो उसमें इम्प्लीमेंट भी किया जाए। विदाउट एक्शन नथिंग हैपन, एक्शन में ही रिजल्ट है। ये सारे के सारे पेपर में बन जाते हैं, पेपर में 24 घंटा पहुंच गया, 48 घंटा पहुंच गया, लेकिन जो आया प्रैक्टिकली अगर समस्या बताया तो उसको सुने। और ये टैक्स पेयर बोल रहा है जो कि दे रहा है, ठीक है छोटा सा ही कंट्रीब्यूशन हम करते हैं, लेकिन इंडस्ट्री का बहुत बड़ा टैक्स से देश चलता है, तो उस पे हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर कमी है कहीं पे जो है ना। जीएसटी में और क्या चेंजेस आना चाहिए? जीएसटी में जो भी प्रॉब्लम आया, जैसे कि समस्या आया कि लोडिंग अनलोडिंग टाइम फ्रेम, इसको समझें और इसको इम्प्लीमेंट करें, इसको इम्प्लीमेंट करें, मॉनिटर किया जाए, और मॉनिटर करने के बाद इस पे एक्शन लिया जाए। टैक्स से जो स्लैब बना हुआ जीएसटी का 28% उसको नहीं, निश्चित रूप से उसको कम किया जाए। एक टैक्स बोला गया तो ये 4 तरह का टैक्स क्यों है? एक पे लाया जाए। यही सवाल हम एक अजय टैक्स से भी बोला ले गया लेते हैं GST। मनीष, यही सवाल हम अजय से भी ले लेते हैं। अजय देखिए, बहुत अच्छी बात कही, ये बहुत तामझाम के साथ ये अनाउंसमेंट हुआ था कि 1 नेशन 1 टैक्स, जीएसटी लाया क्या, लेकिन जीएसटी के बाद जिस तरह से अलग अलग तरीके से इंपोज की गई दूसरे टैक्स, जैसे अभी हमने सुना ई वे बिल जो छोटे एमएसएमई की बात हो रही है, उन्हें स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है, उन्हें स्ट्रेंथ उनको देने की जरूरत है। ऐसे में अगर ई वे बिल इंपोज किया गया है, तब तो ऐसे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उन्हें काफी दिक्कतें होने वाली है। अगर हम बड़े उद्योगपतियों को छोड़ भी दे तो छोटे छोटे उद्यमी जो हैं उन्हें इस ई वे बिल से खासी परेशानी होने वाली है। बिल्कुल आरती, देखिए जो बड़े उद्योगपति होते हैं वो किसी भी हालात में अपना रास्ता निकाल लेते हैं। और जमशेदपुर में हमारे अतिथि सही बोले थे कि सबसे ज्यादा परेशानी मध्यम वर्ग और लघु उद्योग के जो चलाने वाले होते हैं उन्हें होती है। एक तरफ टैक्स की मार, कई प्रकार से बैंक लोन लेने में दिक्कत, और इन सब के बीच देखिए कई बार होता क्या है कि हमें राजनेताओं के बॉडी लैंग्वेज को भी पढ़ना होता है। कल दिल्ली में सीतारमण बोल रही थी कि 100 साल में ऐसा बजट पेश नहीं हुआ होगा जैसा वो आज बजट पेश करेंगी। ये एक ऐसा बयान था जिससे कि लोगों की उम्मीदें काफी बढ़ जाती है। उन्होंने कहा था कि ये मेरा तीसरा बजट है। उन्होंने कहा था कि किसी भी मैदान में धावक 1 बोलने पर तैयार होता है, 2 बोलने पर पूरी तरह से तैयार होता है, और 3 बोलने पर वो दौड़ जाता है। तो तीसरा बजट है उनका, पूरी अर्थव्यवस्था दौड़ने लगेगी। इन तमाम चीजों से ऐसी उम्मीद की जा रही है कि इस बार का जो बजट होगा कम से कम लोगों को उम्मीदों को काफी संबल मिलने वाला है। क्योंकि 2020 में जिस प्रकार से अर्थव्यवस्था की पूरी तरह से तहस नहस वाली स्थिति हो गई थी, यदि टैक्स स्लैब में कोई ज्यादा बढ़ोतरी नहीं होगी, ज्यादा से ज्यादा राहत देने की बात होगी। और सीतारमण ने जो पिछले साल बजट पेश किया था उसकी कॉपी हमारे पास है, उसमें कई ऐसी घोषणाएं की गई थी जो अब तक पूरा नहीं हो पाया है। मसलन उन्होंने कहा था कि 1700 किलोमीटर के आसपास जो रेलवे का ट्रैक है उसका इलेक्ट्रिफिकेशन किया जाएगा। उन्होंने कहा था कि जितने भी भारत में जिले हैं तमाम जिलों के पास ही एक मेडिकल कॉलेज बनेगा। वादा अधूरा रहा। फिर उन्हें कहा था कि तमाम घरों में बिजली के स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे जिससे कि बिजली चोरी रुकी। वो वादा अधूरा रहा था। किसानों की आय को दोगुना करने की बात कही गई थी। और कुसुम योजना एक ऐसी योजना है जो कि किसान अपने खेत में सोलर पंप के माध्यम से खेतों का पटवन करा सकते हैं, खेतों की सिंचाई कर सकते हैं। उस वादे का क्या हुआ? अब कह सकती हैं शून्य बटा सन्नाटा।
अब तक पूरा नहीं हुआ। जी, तो जी। कुछ पुराने वादों को इसमें शामिल करने की बात होगी और मुझे लगता है कि संसद में सीतारमण यह भी एक्सक्यूज पेश करेंगी कि पिछले साल के बजट पर आप ज्यादा ध्यान न दें, पूरा कोरोना महामारी ने चीजों को ध्यान भटका दिया। ये तमाम चीजें होंगी, वादे होंगे, लेकिन वादे जमीन पर उतर पाए या नहीं, इसका भी जवाब निर्मला सीतारमण को संसद में आज देना चाहिए। बिल्कुल संसद में देना चाहिए और इसलिए पूरे देश की निगाहें होंगी। अब थोड़ी देर बाद ही अब पिटारा खुलेगा। हालांकि इस बार तो बजट पेपरलेस होने वाला है, ये इतिहास में पहली बार, भारत के इतिहास में। मनीष, देखिए कोरोना का बहाना हो सकता है, लेकिन ये भी कहा है प्रधानमंत्री ने, जब बजट सत्र की शुरुआत हो रही थी तो प्रधानमंत्री ने ये साफ तौर पर कहा था कि ये भारत का भविष्य गढ़ने वाला बजट होगा। खुद सीतारमण कह चुकी है कि ये अभूतपूर्व बजट होगा। लेकिन अगर आम लोगों को राहत ना मिले, अगर रिफॉर्म ना हो, तो फिर ये इन बयानों का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसलिए एक उम्मीद तो है। देखिए भारती, चूंकि कोरोना निश्चित तौर पे पूरे विश्व को अपने चपेटे में ले लिया, चाहे भारत की अर्थव्यवस्था हो या फिर झारखंड की अर्थव्यवस्था है, कोई इससे छूता नहीं रहा। और इस बार का जो बजट होगा उस पर बिल्कुल आच्छादित रहेगा बजट कोरोना से। मैंने पहले ही कहा था कि देश के 954 परिवार, धनी परिवार ऐसे हैं। मनीष, एक सेकंड के लिए आपको रोकूंगी। अपने दर्शकों को ये बताऊं कि देखिए कुछ बयान भी आने लगे हैं, प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। राहुल गांधी ने ये ट्वीट किया बजट को लेकर कि किसानों पर फोकस रहना चाहिए, और सबसे बड़ी बात उन्होंने ये ट्वीट किया है कि स्वास्थ्य पर फोकस रहना चाहिए। जिस तरह से अब तक स्वास्थ्य व्यवस्था जो है, हेल्थ सेक्टर है, उसे दरकिनार, एक तरह से कहें तो दरकिनार ही किया गया। लेकिन कोरोना ने जिस तरह सब कुछ बदला, ऐसे में हेल्थ सेक्टर पर फोकस किया जाना चाहिए, ये ट्वीट किया है राहुल गांधी ने। आप कंटिन्यू कर सकते हैं मनीष। देखिए भारती, ये अनुमान पहले से लगाया जा रहा है। कोरोना का नाम देकर के सरकार 954 परिवार पर लगाएगी टैक्स 4%। कोरोना सेस कहा जाएगा। 2 लाख करोड़ रुपए केंद्र सरकार के झोली में जाएगी, उससे से एक चवन्नी नहीं मिलने वाला है राज्य सरकार को। लेकिन कोरोना को लेकर के और भी रियायतें दी जाएंगी। हेल्थ इंश्योरेंस और हेल्थ में वहां पे छूट दी जाएंगी। दूसरी 80, क्योंकि जब आप इंश्योरेंस में आप इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पे 2 तरह के लगते हैं। एक, आप जब इन्वेस्ट करते हैं तो टैक्स में रिलैक्सेशन मिलता है, लेकिन उससे जो इंटरेस्ट आता है उसको उस पर टैक्स लगता है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि सरकार वहीं पर रियायत देगी। और दूसरी चीज, सीनियर सिटीजन जो हमारे यहाँ है 60 साल से ऊपर जो होते हैं, 80 साल तक, इनके लिए जो इनका जो टैक्सेज है 3 लाख पे छूट दिया गया है, लेकिन हो सकता है कि उसको 5 लाख कर दिया गया। और दूसरी चीज, किसानों की बात की जाए तो अब तक आपको पिछले साल जो खर्च किया गया था 15,000 करोड़ की बात थी, इस बार हो सकता है कि उसे 19,000 करोड़ कर दिया जाए। तो ये एक बात हो सकती है, किसानों को भी राहत देगी, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर ये चल रहा है। तीसरी बात यह है कि गांव में जो बच्चे हैं अभी भी टैबलेट और मोबाइल से, स्मार्टफोन से उनको पढ़ना होगा पढ़ाई को, तो मुझे उम्मीद है कि वहां पर भी मोबाइल और हैंडसेट को लेकर के सरकार कोई अहम फैसला लेगी और उसमें कुछ रियायत देगी। लेकिन इंश्योरेंस, चूंकि घर अपना, सबका एक अपना घर होना चाहिए, एक सपना होता है हर बिल्कुल। तो उसमें ये चीज बातें हैं कि सरकार हो सकती है कि रियायत दरों पर जो घर बनेंगे उन पर टैक्स और उनका जो होम लोन लेने पे जो रियायत मिलती है वहां पे भी कुछ बढ़ाना, उसका दायरा कुछ बढ़ाया जा सकता है। तो उम्मीद की जा सकती है, अनुमान लगाया जा सकता है, उम्मीद की जा सकती है। लेकिन अब तो थोड़ी ही देर, 1 से 1.5 घंटे के अंदर ये सारी तस्वीरें साफ हो जाएंगी। और कोरोना, चूंकि केंद्र सरकार बहाना भी बनाएगी और हर जगह ये बात चल रही कोरोना का, तो निश्चित तौर पे जो भी इस बार का जो बजट होगा वो कोरोना पे। लेकिन एक मापदंड ये रहा है कि पिछले 6 बजट जो हुए हैं मोदी सरकार के, 4 बजट के दिन 2.5% शेयर मार्केट सीधे गिर गया है। तो अगर हम उसे सूचकांक मान के लेके चले, अगर वो चढ़ता है तो फिर वो बजट तीसरा होगा। जैसा कि अजय जी ने कहा कि व्हीसिल बजा और दौड़ने लगे खिलाड़ी, तो हो सकता है। लेकिन उम्मीदें हम कर सकते हैं। मेरे साथ जो जानकार हैं, टैक्सेज में रियायत, आपको लगता है कि टैक्स इस बार कुछ रियायत मिलेगा? इस बार तो निश्चित रूप से 5 लाख हो जाना चाहिए। तो सारे लोगों की उम्मीदें हैं 5 लाख तक टैक्स नहीं लगेंगे। और दूसरा जो हम उम्मीद करते हैं कि लगातार सितंबर महीना में, हालांकि सरकार ने 1 नहीं 2 नहीं 3 दिन 4 दिन लगातार आकर के मिनी बजट टाइप का पेश किया इंडस्ट्री को उत्थान के लिए, इंडस्ट्री को रिहेबिलिटेट करने के लिए, लेकिन वो नाकाफ़ी साबित हुई है। हमें लगता है कि अभी जो 1 घंटे बाद या आधे घंटे बाद जो बजट आने वाला है, उसी मिनी बजट का एक बृहत रूप होगा और कुछ ठोस कदम उठाए जाएंगे, जिससे कि ग्राउंड लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। सवाल यहाँ ये उठता है कि जो बजट पेश किए गए थे वो क्या वो संतोषजनक थे मिनी बजट? और लगभग मिनी बजट के टाइप का था, क्योंकि बड़ी लंबी घोषणाएं थी, लंबे रिहेबिलिटेशन पैकेज थे उसमें। तो उसको और कहाँ उसकी कमी रही, कितना उसका फ़ायदा नहीं उठा पाया लोग, और क्यों नहीं उठा पाया? अगर गवर्नमेंट उसको स्टडी की होगी
तो उसका एक वृहत रूप इस बजट में देखने को मिल सकता है। बिल्कुल। क्या लगता है कि जो बीच में दिए गए थे, बीच में जो शगुफा सरकार ने जो छोड़े थे, वो कितना फायदेमंद संतोषजनक था? वो नहीं, वो शगुफा बिल्कुल सही था, लेकिन फिर मैं वही बोलता हूँ कि ग्राउंड जीरो पे वो क्यों नहीं हुआ। ये क्यों का जवाब पूरा का पूरा स्टडी करके फिर से शायद रख ली होगी सरकार, उसको इम्प्लीमेंट करे। जो आज भी हम पूरा आशा लगाए हो कि ये बजट बहुत ही अच्छा होगा, पूरा हमें आशा है इससे ये होगा, लेकिन ये इम्प्लीमेंट कैसे हो इसके लिए वो उनके पास सब रिपोर्ट रहता है। नहीं है तो फिर से बैठे हम। बिल्कुल। देखिए मनीष, इम्प्लीमेंटेशन की बात होती है, अनाउंसमेंट बड़ी चीज नहीं है। उन अनाउंसमेंट को, उन घोषणाओं को जो ऐलान किए जा रहे हैं, उसे अमली जामा कैसे पहनाया जा रहा है, कितना ये चीजें जो बातें कही जाती हैं संसद में, उन चीजों को कितने हद तक मुकम्मल किया जाता है, ये भी डिपेंड करता है। अगर हम एजुकेशन सेक्टर की बात करें, अजय, जिस तरह से शिक्षा की बात हुई, अगर कोरोना काल में हेल्थ के बाद अगर किसी सेक्टर को सबसे ज्यादा जरूरत है रिफॉर्मेशन की, तो वो है एजुकेशन सेक्टर। तो इस मामले में अगर आप देखें तो पिछली बार सरकार ने जो अनाउंसमेंट किया, वो ये कह सकती है कि कोरोना की वजह से कई जो घोषणाएं थी वो ठंडे बस्ते में चली गई। लेकिन अब जब ये नया बजट आ रहा है तो एक उम्मीद तो जरूर होगी कि जो पिछली घोषणाएं थी उन पर कितना अमल हो पाएगा आगे, और अब आने वाले साल में क्या कुछ नया मिलने वाला है इस सेक्टर को, इस क्षेत्र को। देखिए, जो जानकारी मिल पा रही है कि निर्मला सीतारमण संसद भवन पहुंच गई और इस बार उनके हाथ में किसी प्रकार का कोई ब्रीफकेस नहीं, कोई कुछ नहीं, टैबलेट वो दिखा रही थी। हमारे दर्शक आपके माध्यम से देख पा रहे होंगे। और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी संसद पहुंच गए हैं। अनुराग ठाकुर ने संसद भवन जाने से पहले मंदिर में पूजा की और कहा कि बजट देश के लोगों को पसंद आए, अच्छी बात होगी। और आपने राहुल गांधी के ट्वीट की चर्चा की थी। राहुल गांधी ने यह भी कहा है कि पूरे जो डिफेंस सेक्टर का जो आपका बजट है उस पर भी ज्यादा फोकस करें, क्योंकि चौतरफा वार भारत झेल रहा है। ये तमाम चीजें, शिक्षा की बात आप कर रही थी, शिक्षा के क्षेत्र में कई आमूल चूल परिवर्तन होने हैं। लेकिन जो घोषणाएं पिछले बजट में हुए थे, उन घोषणाओं को किस प्रकार से अमली जामा पहनाया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। चलिए अजय, वो अब थोड़ी देर का इंतजार और है, जब देखेंगे कि क्या कुछ घोषणाएं अब नहीं होती हैं। और जिस वायदे के साथ, अगर आप पिछला भाषण याद करें तो ये कहा गया था कि सिर्फ घोषणाएं करने से नहीं होती, उन घोषणाओं को मुकम्मल कैसे किया जाता है, इस पर एनडीए की सरकार फोकस कर रही है। तो देखना होगा कि अपने वायदे पर, अपने बयानों पर कैसे कायम रहती है सरकार। हमारे साथ शाहनवाज जुड़ रहे हैं चैंबर भवन से, सीधे उनका रुख कर लेते हैं रांची में। शाहनवाज, एमएसएमई सबसे बड़ा मसला है, उसे स्ट्रेंथ करना सबसे बड़ी प्रायोरिटी होगी सरकार, खासकर झारखंड सरकार की, क्योंकि ये एक ऐसा सेक्टर है जो पूरे राज्य को संबल देता है। तो एक उम्मीद केंद्र सरकार से भी होगी कि एक प्लेटफॉर्म ऐसा तैयार किया जाए ताकि छोटे और मंझले उद्यमी जो हैं उन्हें राहत मिल सके। देखिए आरती, चैम्बर भवन में आज परिचर्चा आयोजित की गई है और बजट को लाइव सुनने की व्यवस्था की गई है। मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं कुर्सियां तैयार हैं। 10:30 से तमाम लोग आने लगेंगे यहाँ पर। और ये जो आपने सवाल किया कि एमएसएमई सेक्टर का बहुत ज़रूरी है कि उसका ध्यान रखा जाए। हालांकि पिछले कोविड-19 के पीरियड में 2020 में छोटे कई प्रोत्साहन बजट लाए गए, छोटा कार्यक्रम आया भी, पैकेज की घोषणा भी हुई। उससे बहुत कुछ नहीं हुआ ऐसा भी कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि उसी ने संभाल के रखा और चीजों को बिगड़ने नहीं दिया। और फिर से शुरू हुई गतिविधियां उद्योगों की, एमएसएमईज की। एमएसएमई क्या है कि एक तरह से एक बहुत बड़े जितने भी कॉर्पोरेट सेक्टर हैं, बहुत बड़े प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, उनके और उपभोक्ताओं के बीच में पुल का काम करते हैं एमएसएमईज। और इनके लिए सरकार ने कुछ ऐसे नियम भी बनाए हैं कि इनको एक समय से पेमेंट हो जाए, क्योंकि ये एक ऐसा सेक्टर है जो एक ब्रिज और गैप को मेंटेन करने का काम करता है। तो आज की बजट का जो पिटारा है वो खुलेगा, उसमें हर व्यक्ति को कम से कम एक तरह का ये है कि उम्मीद है कि कोई और बस लोड ना पड़े किसी पर,
क्योंकि बहुत ज्यादा लोड बेयरिंग कैपेसिटी अभी डेवलप नहीं हुई है लोगों की, और जो उद्योग धंधे हैं वो भी बड़ी मुश्किल से ही अपने आप को संभाले हुए हैं, और कोई नया सेस, कोई नया कर न लगे, ये भी चाहते हैं लोग, क्योंकि अभी तक बहुत मुश्किल की घड़ियों से लोग गुजरे हैं। हमारे साथ किशन अग्रवाल जी हैं, जो एक पुराने व्यवसायी हैं और बहुत ही तजुर्बेकार व्यवसायी हैं, और पवन जैन छाबड़ा साहब भी फ्री हो गए हैं। तो एक प्रवीण जैन छाबड़ा साहब जो प्रेसिडेंट हैं चैम्बर के, वो भी फ्री हो गए हैं। तो मेरे ख्याल से एक प्री बजट कुछ गपशप हम लोग कर लेते हैं। आपने पहले आयोजित 4 दिन पहले हमने एक प्रोग्राम आयोजित किया था, उसमें भी कुछ रोशनी डाली थी। आज उसको दोहरा दें कि क्या एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि अब बहुत कम टाइम बचा। देखिए, बजट से जो उम्मीदें हैं वो कंजम्पशन बेस्ड बजट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंडिंग और उसके ऊपर में रूरल एरियाज में ज़्यादा फोकस हो, और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात हो। तो ये सारी चीज़ें हैं जो एक अर्थव्यवस्था को बूस्टअप करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और हमें पूरी उम्मीद है कि इन सभी चीज़ों का इस बजट के ऊपर में पूर्ण ध्यान रखा जाएगा। अब लोगों के हाथों में बाइंग कैपेसिटी बढ़े तो डिमांड और सप्लाई का जो एक अर्थव्यवस्था में योगदान होता है, उसके लिए रिफॉर्म्स में हम लोगों को उम्मीदें हैं कि इनकम टैक्स के अंदर में बहुत सारे प्रावधान में छूट बढ़ाई जाएंगी, जिससे कि आम आदमी के हाथ में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हो, बाइंग कैपेसिटी बढ़े। जीएसटी के अंदर में भी हम लोगों को रिफॉर्म्स में बहुत उम्मीदें हैं, चूंकि अभी आप देख रहे होंगे कि 7 रेट अभी भी हमारे देश में जीएसटी में है, लेकिन ये रेट 2 या 3 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ऐसी हमारी उम्मीद है, और हो सकता है कि इस बजट में उस पर भी कुछ न कुछ विचार किया जाएगा। प्रवीण जी, आप बैठे हैं अपने चेयर पर, क्योंकि अब लोग आएंगे, आपने इंतजाम किया। किशन जी, चला है बहुत। प्रवीण जी है, उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएं। बिल्कुल उनकी सभी बातों से हम सहमत हैं, और बिल्कुल सही बात है कि अभी जो 2020 का जो साल था, कोरोना वायरस कोविड-19 का, देश के बड़े बड़े लोगों को झकझोर कर रख दिया, और खासकर देखा जाए तो जो मध्यम वर्गीय और गरीब लोग थे इससे ज़्यादा प्रभावित हुए। और ये जो 2020-21 का बजट आने वाला है, इससे वित्त मंत्री जी से पूरे देशवासियों को ये उम्मीद है, आशा जगी है कि निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ऐसा बहुत ही अच्छा बजट होना चाहिए, गरीबों के, मध्यम वर्गीय लोगों के हित में होना चाहिए, जिससे कि जो उनको मार पड़ी है कोविड-19 की, कोरोना वायरस की, जिससे कि वो अपने आप को उबार सकें। क्योंकि ऐसा जो काल जो दुनिया ने देखा, भारत ने भी देखा, और इससे करीब करीब सारे लोग प्रभावित हुए। अब ये बजट काफ़ी आशाएं की किरणें लेकर लोगों के लिए आया है कि कहीं ना कहीं उनको ये सुविधा मिले, जिससे कि अपने को पुनर्स्थापित कर सकें, क्योंकि ये काल जो था सचमुच बहुत ही भयावह काल था। सबों को संभलने का मौका मिलना चाहिए इस बजट में। चलिए शाहनवाज, संभलने का मौका मिलना चाहिए, और ये उम्मीदें सिर्फ झारखंड को ही नहीं बल्कि पूरे देश भर को है, क्योंकि पूरी दुनिया ने कोरोना को झेला है और देश भी इससे अछूता नहीं रहा। काफी हद तक हमारी अर्थव्यवस्था की जो हालत हुई उसकी मार सब पर पड़ी है, और इसलिए पूरा देश एक टकटकी लगाए बैठा है कि क्या कुछ आज बजट में देश के लिए निकल कर आता है, आम लोगों के लिए क्या कुछ निकल कर आता है। अब थोड़ी चंद मिनटों का वक्त बचा है जब निर्मला सीतारमण संसद में बजट पेश करने वाली हैं। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, शाहनवाज, अजय और मनीष। और देखिए, चंद मिनटों का वक्त और जब वित्त मंत्री संसद में बजट पेश करेंगी, और ये तीसरा मौका होगा जब निर्मला सीतारमण बजट पेश करने वाली हैं संसद में। तो थोड़ी देर में अब वित्त मंत्री बजट पेश करेंगी, चंद मिनटों का, यानी कि काउंटडाउन शुरू हो चुका है। देखिए, थोड़ी देर पहले हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच चुके हैं, सभी पहुंच चुके हैं, और इससे पहले वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने मंदिर में पूजा अर्चना भी की। इस बार बहुत खास होने वाला है ये बजट। क्यों? क्योंकि वित्त मंत्री ने यह साफ तौर पर कहा है कि अभूतपूर्व होगा बजट। कोरोना काल से गुजर चुका है देश, और जब बजट सत्र शुरू हो रहा था उस वक्त प्रधानमंत्री ने यह कहा था कि इस बार का जो बजट होगा वो देश का भविष्य गढ़ने वाला बजट होगा। लगातार हम बने हुए हैं इस खबर पर। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फौरन होते हैं हाजिर।